नेक्स्ट आप आयोग और समितियों के स्ट्रक्चर को बनाएंगे। आयोग दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग, और दूसरे कैसे होते हैं गैर संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग। ये दो तरीके के आयोग होते हैं, इसको समझते हैं सबसे पहले कि संवैधानिक आयोग कौन से होते हैं और गैर संवैधानिक आयोग कौन से होते हैं। संवैधानिक आयोग का मतलब है कि ऐसे आयोग जिनके बारे में संविधान में कहा गया है उन्हें संवैधानिक आयोग कहते हैं। इसके अंतर्गत नंबर 1 आता है सीएजी। सीएजी क्या है, एक संवैधानिक आयोग है। इसके बारे में आर्टिकल 148 में इसका वर्णन मिलता है। आर्टिकल कितना है 148। दूसरा आता है महान्यायवादी। महान्यायवादी इसका वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है, तो आर्टिकल 76 में इसका वर्णन मिलता है। तीसरा आता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता और इसका वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है, तो आर्टिकल 165 में। ठीक है, इसके अलावा एक होता है वित्त आयोग। और क्या होता है वित्त आयोग, और वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है, तो आर्टिकल 280। और कौन से आयोग होते हैं, एक होता है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 में मिलता है। और एक आयोग कौन सा होता है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जिसे हम कहते हैं निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है, 324 से लेकर के 329 में इसका वर्णन मिलता है। तो ये सारे संवैधानिक आयोग हैं जिनका वर्णन हमें संविधान में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ गैर संवैधानिक आयोग आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इसमें गैर संवैधानिक आयोग में योजना आयोग होता था, योजना आयोग। इसकी जगह पर अब होता है नीति आयोग, नीति आयोग। अब गैर संवैधानिक इसलिए है क्योंकि इनके बारे में कहीं भी संविधान में वर्णन नहीं मिलता है ना, ये आर्टिकल इनका कोई भी नहीं होता। दूसरा क्या होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद ये भी क्या है, एक गैर संवैधानिक आयोग है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे हम एनडीसी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसे हम क्या कहते हैं प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, या फिर नीति आयोग इसे कहा जाता है। तो ये है प्रमुख आयोग। इस स्ट्रक्चर को जल्दी से बनाओ और फिर हम यहां से आगे बढ़ते हैं और संसदीय समितियों की बात करते हैं। लिखिए, इनको एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं, और साथ में मैं पहले संसदीय समितियों का भी स्ट्रक्चर यहां पर बता दे रहा हूं, उसको भी आप लोग समझ लेना। नेक्स्ट आता है संसदीय समितियां। अगला, ये तो आयोग थे, अब समितियों को समझते हैं। अगली हेडिंग लिखेंगे संसदीय समितियां। संसदीय समितियां, समितियां भी दो तरीके की होती हैं संसदीय समितियां। एक तो स्थायी समितियां होती है, स्थायी समितियां, और दूसरी होती है तदर्थ समितियां। दूसरी कैसी होती है, तदर्थ या अस्थाई, तदर्थ या फिर अस्थाई समितियां कहते हैं, अस्थाई समितियां। ठीक है, कुछ समितियां कैसी होती है स्थायी होती हैं और कुछ कैसी होती हैं अस्थायी समितियां होती हैं। अब स्थायी समितियां कौन सी होती हैं, एक होती है नंबर 1 प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति कहते हैं समिति, इसे ईसी एस्टिमेट कमेटी भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति या फिर एस्टिमेट कमेटी से कहा जाता है। दूसरा होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का मतलब होता है पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी से कहा जाता है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। तीसरा होता है सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति, उपक्रम समिति।
इसे पीयूसी कहते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, है ना, पीयूसी इसे कहा जाता है। तो ये 3 तरीके की समितियां यहां पर होगी। अब यहां पर अस्थाई समिति होती है संयुक्त उपक्रम समिति। यहां पर एक समिति की हम यहां पर बात करेंगे, संयुक्त उपक्रम समिति, उपक्रम समिति, संयुक्त उपक्रम समिति, ठीक है। इसे संयुक्त उपक्रम समिति को जेपीसी कहते हैं, जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी इसे कहा जाता है। तो जेपीसी यहां पर तदर्थ समिति होती है, आवश्यकता पड़ने पर इसका गठन किया जाता है। तो ये है समितियां, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, तो इसे जल्दी से बनाइए। और सबसे पहले आ जाओ आयोग में, और हेडिंग लिखेंगे इसके बाद आयोग। लिखा सबने? ठीक है। अब यहां से सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे संवैधानिक आयोग। पहली हेडिंग लिखो संवैधानिक आयोग। और संवैधानिक आयोग में सबसे पहला हमने क्या लिखा था? CAG। नंबर 1 लिखेंगे संवैधानिक आयोग, संवैधानिक आयोग। और इसमें नंबर 1 आता है CAG, CAG। इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, महालेखा परीक्षक कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। COMPTROLLER, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसे कहा जाता है। तो ये है CAG का। और इसे किस भाग में और किस अनुच्छेद में रखा गया है? भाग 5 के अंतर्गत होता है। और अनुच्छेद मैंने इसका बताया था 148 से लेकर के 151 में। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें अनुच्छेद 148 की 148, इसमें कहा गया है कि भारत सरकार का एक CAG होगा, एक CAG होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ठीक है। यह आर्टिकल 148 में कहा गया है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करेगा इसकी? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। और कार्यकाल की अगर बात करें, इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या फिर अथवा 6 वर्ष कार्यकाल अथवा 65 वर्ष आयु, 65 वर्ष आयु जो पहले हो जाए उस हिसाब से इनको रिटायर होना पड़ेगा। या तो 6 वर्ष का कार्यकाल हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु इनकी हो जाती है। अब बात आती है इनको हटाने की। तो अनुच्छेद 148 के 1 में कहा गया है कि CAG को साबित कदाचार या फिर अथवा कार्य करने की असमर्थता, कार्य करने की असमर्थता के आधार पर, कार्य करने की असमर्थता के आधार पर, जैसे हमने देखा था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उनको हटाने के लिए भी साबित कदाचार या फिर कार्य करने की असमर्थता इसका आधार था। उसी आधार पर महाभियोग लगाकर पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ललित सिंह जी आपके लिए क्वेश्चन है कि महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? महाभियोग कौन लगाएगा? ललित सिंह जी क्वेश्चन का आंसर देंगे, महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? आंसर करें जल्दी। महाभियोग कौन लगाता है? ठीक है, लोकसभा। आशा, महाभियोग कौन लगाएगा? आशा, महाभियोग कौन लगाएगा? महाभियोग कौन लगाता है? महाभियोग के बारे में हमने पढ़ रखा है, लोकसभा और राज्यसभा।
ठीक है, कोई भी सदन नहीं, दोनों सदन मिलकर के लगाएंगे, है ना। संसद के दोनों सदन, मतलब संसद लगाता है कह सकते हो, या फिर लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है कि महाभियोग लगाने के लिए कितने सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास कर सूचना दी जाती है? कितने सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास कर सूचना दी जाती है? भारती, कितने सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास कर सूचना दी जाती है? भारती, आंसर करें। कितने सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास कर उन्हें सूचना दी जाती है जिस पर महाभियोग लगाया जाता है? कितने सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास कर पहले सूचना दी जाती है? आंसर करो जल्दी। नीतू, कितने सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास कर सूचना दी जाती है? नीतू, आंसर करो। कितने सदस्यों के? ठीक है, ठीक है। नीलम, आंसर करो। कितने सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास कर सूचना दी जाती है? सूचना कितने सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास कर दी जाती है? ठीक है। पूनम, कितने सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास कर सूचना दी जाती है? जल्दी बताओ। पूनम और बीना, पूनम, बीना, प्रेरणा, आंसर करो सभी लोग। ममता, ठीक है, 1/3, 1/3, ठीक है। सिमरन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, सूचना, सबके आंसर गलत है। ललित सिंह जी ने सही आंसर दिया 1/4, 1/4 सदस्यों के बहुमत से। फिर नीलम का भी आंसर आया 1/4 सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास कर सबसे पहले उन्हें सूचना दी जाती है। फिर उसी सदन द्वारा कितने सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास किया जाता है? फिर उसी सदन के कितने सदस्यों द्वारा विधेयक पास किया जाता है? बताइए। ठीक है, फिर वही सदन 2/3 सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास करेगा, है ना। फिर वही सदन 2/3 सदस्यों के बहुमत से पास करेगा। फिर दूसरा सदन भी 2/3 सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास करेगा, जिसके बाद उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना होता है। इस तरीके की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी। पहले 1/4 सदस्यों के बहुमत से सूचना दी जाती है, फिर वही सदन 2/3 सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास करता है, और फिर 2/3 सदस्यों के बहुमत से दूसरा सदन भी विधेयक पास करता है, जिसके बाद उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वेतन की बात करते हैं। जो सीएजी होते हैं, इनका वेतन कितना होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के समान इनको वेतन दिया जाता है। अन्य न्यायाधीशों के समान इनको वेतन दिया जाता है। और अन्य न्यायाधीशों के समान मोनिका, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को वेतन कितना दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को वेतन कितना दिया जाता है? जल्दी आंसर करें मोनिका। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को वेतन कितना दिया जाता है? 2 लाख रुपए। नीतू, कितना वेतन दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को? ये 25,000 क्या है? 2,25,000 है क्या है? यह 25,000 है? हाँ, 2,25,000। ठीक है। नीतू, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को कितना वेतन दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को कितना वेतन दिया जाता है? 2.5 लाख। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपए वेतन दिया जाता है। कितना है? अन्य न्यायाधीशों के समान तो 2,50,000 रुपये, है ना। 2,50,000 रुपये, इतना इनको वेतन दिया जाता है। ठीक है, तो 2,50,000 रुपया इनका वेतन होता है, जितना सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। क्लियर हो गया? अब यहां पर एक बात और कही गई है, आर्टिकल 148 के 4 में
आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी। आर्टिकल 148 के 4 में कहा गया है कि जो सीएजी होता है, सीएजी सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार के अधीन, भारत सरकार के अधीन किसी पद पर कार्य नहीं कर सकता। अधीन किसी पद पर कार्य नहीं कर सकते, पद पर कार्य नहीं कर सकते, कार्य नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं कर सकते। और किसी के लिए ऐसा नहीं होता। इनके लिए ये बाउंडेशन होती है कि सेवानिवृत्ति के बाद ये भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। लिखिए फटाफट इसको, और फिर हम बात करते हैं सीएजी के कार्य। कल को एक्ट और संविधान का निर्माण, इनसे संबंधित आपके लिए क्वेश्चन रहेंगे। कल सभी लोग तैयार करके लाएं। सबसे पहला टॉपिक हमने भारतीय संविधान का विकास पढ़ा था, जिसमें विभिन्न एक्ट पढ़े थे, और फिर संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया थी, वो संविधान कब कैसे बना, उसके लिए जो जो चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के लाएं। ठीक है, इनको तैयार करके लाना। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सीएजी के कार्य। ऑनलाइन पूछने में कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑफलाइन पूछने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए बात करते हैं सीएजी के कार्य। नहीं, अभी पूछने में अगर वैसे भी अगर दिक्कत होती भी है तो अभी की दिक्कत अभी होगी ना, दिक्कत पेपर के टाइम में नहीं होगी। उस टाइम आपको अच्छा लगेगा कि हाँ वो क्वेश्चन पूछे थे तो हमने याद किए करके, है ना। वैसे तो याद होने वाले हैं नहीं, जब पूछते रहेंगे टाइम में तो तब याद करोगे, है ना। और आपको उससे हेल्प आपको ही मिलेगी, उससे आपको ही फायदा होने वाला है। और नहीं पूछेंगे, कोर्स पूरा कर दे तो वो तो कितनी बार पूरे कर लिए होंगे, कितनी बार पढ़ लिया होगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछने में कभी घबराओ मत। आ रहा है ठीक है, बताओ आंसर। नहीं आ रहा है क्या, तो बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। आज नहीं आ रहा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा। एक दिन तो आपको खुद रियलाइज होगा कि हाँ मुझे पढ़ लेना चाहिए, रिवीजन कर लेना चाहिए। उससे आपको फायदा होने वाला है। नहीं पढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, नहीं है। हाँ, नहीं पढ़ने से कुछ होगा नहीं ना। ये खाली एक हमने चलो कोर्स ज्वाइन कर लिया, उससे थोड़ी कुछ हो जाएगा। आप 10 कोर्सों को ज्वाइन कर लो, होना थोड़ी कुछ है उससे। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं ना। और स्क्रीनिंग रहना मतलब बहुत बहुत खराब स्थिति मान सकते हैं इसको, है ना। स्क्रीनिंग नहीं होना मतलब बहुत बुरी कंडीशन मान सकते हो आप। क्योंकि यहाँ तक अगर 15 छक 90 है ना, 90 नंबर बहुत इजी तरीके से आ सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो 90 नंबर ला सकते हैं, 60% तक आ सकते हैं। और फिर यहाँ तो 40% तक कट ऑफ जा रही है, तो फिर वो नहीं आना मतलब खराब कंडीशन है ना। तो उसको सुधारने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। तो उसके लिए पूछने में अगर दिक्कत भी हो रही है तो फिर आप ये मान के चलो कि भाई वो दिक्कत अभी के लिए नहीं, आगे के लिए भी दिक्कत ही रहेगी फिर वो। ठीक है ना। तो इसीलिए किसी भी हाल में इस चीज को आप लोग जरूर वो करो कि 60% किसी भी हाल में आपके नंबर आ जाने चाहिए। जनरली आपको बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज नहीं भी है तब भी 60% आप नंबर ला सकते हो यहाँ पर। अगर इसको पढ़ोगे तो ठीक ठाक तरीके से, जीएस है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 60% नंबर उसमें बहुत आराम से आ सकते हैं। ठीक है, अगर एक आध सब्जेक्ट में थोड़ा कम भी हो गए तो दूसरे में बढ़ जाएंगे। तो इतने नंबर 90 नहीं भी हो रहे तो 70-80 नंबर, 70-80 नंबर तो आप ला सकते हो। अगर ठीक ठाक करके अगर रिवीजन करते रहोगे, पढ़ते रहोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सीएजी के कार्य। अब कार्यों को समझो कि इनके कार्य क्या क्या होते हैं, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कि सबसे पहली बात, सीएजी क्या होता है। देखो, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के लेखाओं की जांच करना। सीएजी है वो सीए है, जैसा सीए होता है ना। तो सीएजी क्या करता है, सीएजी भारत सरकार तथा राज्य सरकार के
लेखों की जांच करना, लेखों की जांच करना मतलब सरकार के जो खाते होते हैं उनकी जांच करना। सीए क्या करता है, खातों की जांच तो करता है, तो वही काम ये भी करते हैं, ठीक है। और दूसरा देखो, संघ के जो लेखा होते हैं, लेख होते हैं या खाते होते हैं, उनको राष्ट्रपति के समक्ष रखता है ये, ठीक है। संघ के लेखाओं अब इसमें घबराना मत, ये खाते हैं मतलब अकाउंट है, लेखाओं को राष्ट्रपति के समक्ष और राज्य के लेखाओं को राज्यपाल के समक्ष रखता है, राज्यपाल के समक्ष रखता है, ठीक है। ये इसका काम है कि वह राष्ट्रपति के समक्ष रखेगा केंद्र के, और राज्य के राज्यपाल के। अब सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उसे कौन उसकी जांच करता है, तो सीएजी की रिपोर्ट को कौन इसकी जांच करता है, तो पीएसी जिसे हम कहते हैं, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति द्वारा जांची जाती है, ठीक है, जांची जाती है। मतलब सीएजी द्वारा जांचे गए खातों की जांच कौन करेगा, तो लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है। इसके अलावा देखो सीएजी को, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सीएजी को भारत सरकार के सार्वजनिक धन का संरक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वजनिक धन का संरक्षक कहते हैं, धन का संरक्षक कहते हैं, संरक्षक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार के सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहते हैं, तो सीएजी को कहते हैं। और वर्तमान सीएजी कौन है, तो सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू है। क्या नाम है इनका, गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान सीएजी। तो ये था सीएजी के बारे में और सीएजी के कार्य, इनको जल्दी से सभी लोग लिख लें, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीएजी को भारत सरकार के सार्वजनिक धन का संरक्षक कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सीएजी के खातों की, सीएजी द्वारा जांचे गए जो रिपोर्ट होती हैं या खाते होते हैं, उनको कौन जांचेगा, तो लोक लेखा समिति के द्वारा को उसको जांच के लिए दिया जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को, पीएसी को दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये सीएजी वाला पॉइंट यहाँ पर टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। इसे जल्दी से सब लोग लिख लें। अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और महान्यायवादी और महाधिवक्ता में चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लिखा इतना सबने? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल इसमें आगे बढ़ेंगे।